लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यान जियांग बियुन के साथ कियान्यू कॉन्टिनेंट में पहुंच चुका, जहां पर वो हेवन शैटरिंग किंग को हील करने आया है। मगर पैलेस के कुछ लोग नहीं चाहते थे कि राजा कभी ठीक हो पाए, इसलिए वो लोग यान जियांग को अपोज करने लगे। हालांकि यान जियांग सीधे राजा से ही बात करता है। उसने राजा की बॉडी को एग्जामिन करके उन्हें ये तसल्ली दी कि बस कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे, इसलिए बाकी के लोगों को भी पीछे हटना पड़ गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि यान जियांग अज़ूर लोटस रिवाइवल टेक्निक का यूज करते हुए राजा को हील कर रहा। वो राजा से पूछने लगा कि क्या आपको आपकी बॉडी में कुछ सेंसेशन महसूस हो रहे हैं, मगर राजा को अपनी बॉडी में जरा भी बदलाव नजर नहीं आ रहा था। तो यान जियांग उनसे कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, इस रिकवरी की प्रोसेस में थोड़ा सा वक्त लगेगा। जिसके बाद दोबारा से अपनी पावर्स का यूज करते हुए राजा में उसे ऐड करने लगा। साथ ही साथ यान जियांग ने वहाँ पर अज़ूर लोटस को भी ब्लूम कर दिया था, जिसके चलते राजा की बॉडी में बहुत ही स्पेशल स्पिरिचुअल पावर फ्लो होने लगी। और बस थोड़ी देर में राजा देखते हैं कि वो अपने हाथ पाँव को महसूस कर पा रहे। पिछले 10 सालों से उन्होंने अपने हाथ पाँव को मूव नहीं किया था, मगर आज इतने लंबे अरसे के बाद वो अपनी बॉडी को फील कर पा रहे थे। वो तो काफी ज्यादा खुश और हैरान होकर यान जियांग को अपनी प्रोग्रेस के बारे में बता देते हैं, जो सुनकर बियुन को भी अच्छा लगा। उसे भी अब अपने फादर के रिकवर होने की एक नई उम्मीद मिल चुकी थी। इसी दरमियान यान जियांग राजा को बताता है कि भले इतने सालों में आपकी सारी मसल स्टिफ हो गई, मगर वो पूरी तरह से डेड नहीं हुई थी, इसलिए हमारे पास अभी भी उनकी वाइटलिटी को अवेकन करने का मौका है। बस हमें कुछ दिनों तक इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना होगा और बस देखते जाए कि आप कैसे इम्प्रूव होते हो। यान जियांग की बातें सुनकर राजा को भी हौसला मिला। वो यान जियांग को बताते हैं कि बच्चे में 10 सालों से इस बेड पर पड़ा हुआ था। कियान्यू कॉन्टिनेंट के न जाने कितने सारे हीलर ने मुझे हील करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मेरी इस बीमारी को ठीक नहीं कर पाया। सच बताओ तो मैं बस अपनी मौत का ही इंतजार कर रहा था, लेकिन तुमने यहाँ आकर मुझे एक नई उम्मीद दी है। वो यान जियांग से कहते हैं कि मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हमारे कियान्यू कॉन्टिनेंट में तुम्हारे जैसा पीयरलेस हीलर होगा। यंग मास्टर, तुम वाकई काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। तुमने तो अपनी स्किल दिखाकर मुझे इम्प्रेस कर दिया। और उतने में यान जियांग को उनकी बॉडी में कुछ महसूस होता है। वो थोड़ा सा परेशान होकर राजा को बताने लगा कि आपकी बॉडी में तो मुझे पॉइजन के ट्रेसेस मिल रहे। पॉइजन का नाम सुनते ही बियुन तो काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो काफी ज्यादा हैरान होकर यान जियांग से पूछने लगी कि क्या आपको पूरा यकीन है कि मेरे फादर को किसी ने पॉइजन किया था। जिस पर यान जियांग कह रहा था कि मैं पूरी तरह से श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने नीडल का यूज करते हुए इनकी बोन मैरो को चेक कर सकता हूँ। बस उम्मीद करो कि इस नीडल में हमें पॉइजन के ट्रेसेस ना मिले, वरना तो राजा को हील करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं पर राजा भी जानना चाहते थे कि क्या वाकई उन्हें किसी ने पॉइजन दिया था, इसलिए वो यान जियांग से कहते हैं कि प्लीज वो नीडल मेरी बॉडी में पियर्स करो। मैं भी सच्चाई का पता लगाना चाहता हूँ। जो सुनते साथ ही यान जियांग सीधे जाकर उनकी बैकबोन में अपनी नीडल पियर्स कर चुका। बस थोड़ी देर में यान जियांग की नीडल ने उनके बोन मैरो को कलेक्ट कर लिया था और तभी उस नीडल से एक डार्क एनर्जी रिलीज होने लगी, जिसे देख यान जियांग कहने लगा कि यानी कि मेरा शक पूरी तरह से सही था। कोई तो है जो राजा की इस बीमारी का फायदा उठाकर उन्हें मारना चाहता। जो सुनकर बियुन भी हैरान हो गई। वो कह रही थी कि अगर इन्हें यहाँ पर पॉइजन दिया जा रहा है, यानी कि हमारे पैलेस में ही कोई गद्दार है जो कि मेरे फादर को रास्ते से हटाना चाहता। तो यान जियांग हेवन शैटरिंग किंग को बताने लगा कि अगर हमें जानना है आपको पॉइजन किसने दिया, तो हमें आपके खाने और ड्रिंक को चेक करना होगा, लेकिन मैं वो तभी कर पाऊंगा जब आप मुझे उसकी इजाजत दो। जिस पर राजा कह रहे थे कि यंग मास्टर, आपको मुझसे परमिशन मांगने की कोई जरूरत नहीं, फिलहाल तो मैं आपकी केयर में हूँ, तो आपको जो करना है वो कर सकते हो। वही कमरे के बाहर मिस हान और बाकी के सभी हीलर्स यान जियांग के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। हीलर बाई युन डैन से पूछ रहा था कि क्या आपको लगता है वो बंदा राजा को हील कर पाएगा। मुझे तो उस बंदे की शक्ल देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उसके पास भी कोई खास एबिलिटीज होगी। जिस पर युंडान कह रहा था, एल्डर बाय, हम उसे हल्के में नहीं ले सकते। उस बंदे के ओरिजिन्स काफी ज्यादा मिस्टीरियस हैं। साथ ही मुझे शक है कि इस बंदे का हमारे हॉल मास्टर के साथ कोई न कोई कनेक्शन होगा। जिस पर एल्डर बाय कहने लगा कि आप शायद इसलिए ऐसा बोल रहे हो क्योंकि उस बंदे ने अज़ूर लोटस रिवाइवल टेक्निक को परफॉर्म किया था और ये सीक्रेट टेक्निक हमारे हॉल मास्टर से कनेक्टेड है। अब अगर ऐसी बात है तो हमें इस बंदे से थोड़ा सा संभाल कर रहना होगा। और उतने में यान जियांग और बियुन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मिस हान तो तुरंत ही जाकर बियुन से पूछने लगी कि बताओ अब हमारे फादर कैसे हैं, क्या उनकी तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार हो गया। जिस पर बियुन जवाब देते हुए बताने लगी कि वाकई यंग मास्टर यान जियांग काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं। उनकी ट्रीटमेंट से फादर की मसल्स जो स्टिफ थी वो अब थोड़ी सी रिलैक्स हो चुकी। मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ही दिनों बाद उनकी कंडीशन पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। जो सुनते साथ ही मिस हान काफी ज्यादा अपसेट हो गई। उसके चेहरे पर तो तुरंत ही 12 बज गए।
लेकिन वो अपने एक्सप्रेशंस बियुन के सामने रिवील नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपनी झूठी स्माइल करते हुए कहने लगी कि अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है, हमारे फादर रिकवर हो जाएंगे, इससे भला अच्छी बात और क्या हो सकती। साथ ही साथ यान जियांग से माफी मांगते हुए कहने लगी कि थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ काफी रूड बिहेव किया था, उस वक्त आपके एबिलिटीज को नजरअंदाज करने की वजह से मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे उम्मीद है कि यंग मास्टर यान जियांग मुझे माफ करेंगे। लेकिन यांग जियान तो आलस दे रहा था, उसे तो मिस हान के साथ बात करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो भी उनसे कहने लगा कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, तो क्या प्लीज आप मुझे मेरा चेम्बर दिखा दोगी, थोड़ा सा आराम करने के बाद मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ पर मिस हान को यान जियांग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब मिस बियुन और यान जियांग वहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी युनडैन ने उसे रोक लिया। वो यान जियांग से कहता है कि मुझे आपसे कुछ जरूरी सवाल पूछना था, आपने थोड़ी देर पहले एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक का यूज किया था, तो मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि क्या वो अजूर लोटस रिवाइवल टेक्निक थी, जिस पर यान जियांग कह रहा था हाँ बिल्कुल मैंने उसी टेक्निक का यूज किया था। तो हीलर युनडैन कहने लगा कि ठीक है, फिर तो मुझे सीधा मुद्दे पर आना ही होगा। दरअसल ये अजूर लोटस रिवाइवल टेक्निक हमारे हेवनली मेडिसिन हॉल की एक सुप्रीम टेक्निक मानी जाती है। हमारे हॉल मास्टर और हमारे 4 ग्रैंड एल्डर से इसे प्रैक्टिस कर सकते, इसलिए मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि आपको ये टेक्निक किसने सिखाई। जिस पर यान जियांग कह रहा था जाहिर सी बात है, ये टेक्निक मुझे मेरे मास्टर ने सिखाई थी। मेरे मास्टर काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन उन्हें शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता। तो हीलर युनडैन तुरंत ही यान जियांग से उसकी मास्टर का नाम पूछने लगा। अब उसके इस सवाल से बियुन उस पर भड़क गई थी। वो हीलर युनडैन से कहने लगी कि आखिर आप साबित क्या करना चाहते हो, क्या आपको ये लग रहा है कि यान जियांग के मास्टर ने आपके हॉल मास्टर की टेक्निक को चुराया था? अगर आप ये सब सोच रहे हो तो ये हमारे मेहमान का अपमान होगा। जिस पर युनडैन कह रहा था कि ना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं कि मैं यान जियांग को डिसरिस्पेक्ट करूं, मैं तो बस एक चीज को कंफर्म करना चाहता था, इसके अलावा मेरा और कोई इरादा नहीं। अगर यंग मास्टर यान जियांग अपने मास्टर का नाम रिवील नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं भी इस बात को यहीं पर खत्म कर दूंगा। जो सुनते साथ ही बियुन और यान जियांग तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए। वो हीलर युनडैन के मुंह नहीं लगना चाहते थे। अब थोड़ी देर बाद हम देख पाते कि यान जियांग राजा का खाना चेक करने के लिए दोबारा से वापस आ चुका। बियुन उससे पूछने लगी कि क्या मेरे फादर के डिशेस में कोई जहर मिला हुआ है, मगर ताज्जुब की बात तो ये थी कि यान जियांग को इस खाने में कोई पॉइजन का ट्रेस नहीं मिला, इसलिए वो उस कमरे को केयरफुली ऑब्जर्व करने लगा। और तभी उसकी नजर पड़ी एक फ्लावर वास पर। वो किंग से पूछ रहा था कि आखिर ये फूल यहाँ पर किसने रख दिए। तो राजा उसे बताते हैं कि पिछले साल हान ने ही ये वास यहाँ पर रखा हुआ था, जब भी ये फ्लावर्स मुरझा जाए वो दोबारा से नए फ्लावर्स आकर इसमें डाल देती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि मुझे अपने कमरे में फ्रेश फील हो। तो यान जियांग तुरंत ही जाकर उस फ्लावर को तोड़कर उसे पॉरेज में ऐड कर देता है, और उस फूल के कांटेक्ट में आते ही वो पॉरेज पूरी तरह से पॉइजन हो गया। जो देखते साथ ही यान जियांग कहने लगा, ये लीजिए, हमें अपना जवाब मिल चुका है। बियुन और हेवन शैटरिंग किंग तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, साथ ही उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जिस खाने में पॉइजन नहीं था वो अचानक से इतना पॉइजनस कैसे बन गया। तो यान जियांग उन्हें बताता है कि इस खाने में कोई पॉइजन नहीं, बल्कि ये फूल पॉइजनस है, इन्हें पॉलन फ्लावर कहा जाता। अगर इन्हें स्प्रिंग वाटर के साथ कंबाइन किया जाए तो ये अपने आसपास की हर एक चीज को पॉइजनस बना सकते हैं। भले ये पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन आप इसे एक स्लो पॉइजन कह सकते हो, जो कि धीरे धीरे करके आपको कमजोर करता जाएगा। यही वजह थी कि आपका डिजीज कम होने की बजाय उल्टा बढ़ता गया। ये सब सुनकर तो राजा काफी ज्यादा मायूस हो गए। वहीं पर बियुन गुस्से में कह रही थी कि इसका मतलब ये है कि हान ही वो गद्दार थी जो कि अपने ही एडॉप्टिव फादर को मारना चाहती है। यहाँ पर बियुन को तो मिस हान पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर राजा उसे समझाते कि तुमने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। जब तक तुम्हारे पास कोई सॉलिड सबूत ना हो तब तक तुम हान पर कोई एक्शन मत लेना। जाओ जल्दी से मेरी रॉयल कुक को यहाँ पर बुला के लाओ, मैं उससे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। शायद उसी ने हान के कहने पर खाना पकाते हुए उसमें स्प्रिंग वाटर ऐड किया होगा, और इसी से उन फूलों के कांटेक्ट में आते ही मेरा खाना पॉइजनस बन गया। तो बियुन तुरंत ही शेफ को समन करने के लिए वहाँ से रवाना हो गई। यहाँ पर राजा यान जियांग को प्रेस करते हुए कहने लगे कि तुम्हारी एबिलिटीज ने तो मेरी आंखें खोल दी। तभी यान जियांग उनसे कह रहा था कि सीनियर, आपको अच्छे से पता है कि मिस हान ने आपको धोखा दिया, वो बंदी आपको मारना चाहती है, तो फिर आपने उसे अरेस्ट करने का हुक्म क्यों नहीं दिया? जिस पर राजा मायूस होते हुए बताने लगे कि मेरा कोई वारिस नहीं, इसलिए मैंने हान और भी उनको गोद लिया था ताकि आगे चलकर ये मेरी पोजीशन को संभाल पाए, और दोनों भी मेरे लिए मेरे बच्चों जैसी हैं। इसलिए मैं सोच रहा था कि हान को बस मैं एक वार्निंग दे दूं, अगर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं उसे इस बार माफ कर दूंगा। भले यान जियांग को राजा का ये डिसीजन पसंद नहीं आया, मगर वो राजा के फैमिली मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था, और उतने में बियुन भागते हुए
भी वहाँ पर आ जाती है। वो तुरंत ही अपने फादर को बताने लगी कि हमारे रॉयल शेफ ने तो आत्महत्या कर ली। शायद वो जान चुकी थी कि उसकी चोरी पकड़ी गई। ये सुनकर तो राजा भी काफी ज्यादा शॉक हो गए। साथ ही साथ वो इन सभी मसलों की वजह से काफी ज्यादा परेशान भी थे। इसलिए वो यान जियांग से कहते हैं कि प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए, कल सुबह हम इस मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बियोन और यान जियांग भी उनकी बात मान जाते हैं। वो समझ सकते थे कि मिस हान का गद्दार होना राजा के लिए कितना बड़ा झटका है। अब रात के समय यान जियांग अपने रूम में जाकर कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। इस बार उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी। साथ ही साथ उसका सोड इंटेंट भी अब काफी ज्यादा खतरनाक बन गया। यहाँ पर यान जियांग को बहुत ही भयानक पेन का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही साथ उसका थंडर लायन भी बाहर आ जाता है। उस लायन की बॉडी से रिलीज होने वाले ऑरा से यान जियांग का पूरा रूम फील हो चुका था और उतने में थंडर लायन ब्रेक थ्रू करते हुए उसके 2 विंग्स निकल आए। यानी कि यान जियांग का स्पिरिचुअल बीस्ट अब और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। जिसके बाद यान जियांग कल्टीवेशन से बाहर आकर सीधा अपने बिस्तर पर पटक गया। वो इस कल्टीवेशन की वजह से काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, मगर उसे काफी ज्यादा खुशी थी कि उसके लायन ने ब्रेक थ्रू कर लिया। वो खुश होकर कह रहा था कि अब तो मेरा लायन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया कि मैं किसी भी पावरफुल कल्टीवेटर को आसानी से हरा सकता हूँ। अब यान जियांग नहा धोकर सोने के लिए तैयार हो ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर नॉक हो जाता है। यान जियांग भी थोड़ा सा हैरान था कि इतनी रात गए उससे मिलने कौन आया होगा। उसने डोर ओपन करके देखा कि अरे ये तो मिस हान है। उससे कह रही थी यंग मास्टर यान जियांग, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। तो यान जियांग उसे गुस्से में पूछने लगा कि बताए आपका ऐसा कौन सा काम अटक गया जो आपने मुझे इतनी रात गए याद किया। जिस पर मिस हान कहती कि मैंने नोटिस किया कि आज आपने ठीक से खाना नहीं खाया था, इसलिए मैं आपके लिए चिकन सूप लाई हूँ। इसे खाकर आपकी बॉडी नरिश हो जाएगी। जिसके बाद वो बिना इन्विटेशन के यान जियांग के कमरे में घुस जाती है। यान जियांग तो उसे थोड़ा सा कंफ्यूज होकर पूछ रहा था कि आप ये सूप मेरे लिए लेकर क्यों आई हो? अगर आपको मेरी इतनी ही ज्यादा फिक्र हो रही थी तो ये सूप आप किसी सर्वेंट के हाथों भी भिजवा सकती थी। मगर मिस हान तो उसे पूरी तरह से सीड्यूस करने की कोशिश करने लगी। वो कह रही थी कि आपके एबिलिटीज देखकर मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक रात बिताई जाए। जो सुनते साथ ही यान जियांग ने उसे गुस्से में दूर पुश कर दिया। वो कह रहा था मिस हान आपको तो शर्म आनी चाहिए जो आप मेरे सामने ऐसी घटिया हरकतें कर रही हो। खैर मुझे नहीं लगता कि आप में कोई लिहाज है, इसलिए जल्दी से यहाँ से दफा हो जाए। अब यान जियांग की ऐसी बातें सुनकर मिस हान उस पर गुस्सा हो गई। वो कह रही थी कि वाकई तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम्हें यही नहीं पता कि किसके सामने अपना मुंह खोलना चाहिए। तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जो कहते साथ ही मिस हान ने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। साथ ही साथ उसने यान जियांग के रूम का कमरा भी बंद कर दिया था। यान जियांग तो हैरान होकर कहने लगा कि क्या वाकई तुम मुझे मारना चाहती हो? खैर अगर यहाँ पर किसी की मौत होगी तो वो मैं नहीं बल्कि तुम हो। जो सुनते साथ ही मिस हान ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिए। हालांकि यान जियांग काफी इजीली उन्हें डॉज कर रहा था। वो मिस हान को बताता है कि राजा ऑलरेडी जान चुके हैं कि तुम इतने दिनों से उन्हें पॉइजन दे रही थी, मगर फिर भी उन्होंने तुम पर कोई एक्शन नहीं लिया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो पॉसिबल है, क्योंकि आज रात तुम यही मेरे हाथों मारी जाओगी। जो सुनते साथ ही वो बंदी अपने फिनिक्स बर्ड को समन करते हुए यान जियांग से कहने लगी कि लड़के तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने मेरे प्लान्स को बर्बाद भी किया और साथ ही साथ अपनी मौत को भी बुलावा भेजा। जिसके बाद वो अपने फिनिक्स फ्लैश का यूज करते हुए यान जियांग पर अटैक कर चुकी। यहाँ पर यान जियांग भी अपने थंडर सोर्ड से उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर मिस हान का हमला काफी ज्यादा भयानक था, जिसके चलते यान जियांग पीछे की तरफ पुश हो जाता है। इसलिए यान जियांग ने अब वहाँ पर अपने ट्विन विंग थंडर लायन को समन कर लिया। उस लायन के आते ही वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग थंडर पावर रिलीज होने लगी थी और अब उसी थंडर का यूज करते हुए यान जियांग ने मिस हान पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। यान जियांग की इस गजब की स्ट्राइक के बाद मिस हान बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पटक गई थी। यान जियांग उससे कहने लगा कि देखो अब तो तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल ही गई होगी कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, तो क्यों ना हम सीधे मुद्दे की बात करें। बताओ तुम हेवन शैटरिंग किंग को मारना क्यों चाहती थी? उन्होंने तो तुम्हें अपनी बेटी जैसा प्यार दिया, तुम्हें सहारा दिया और तुम हो कि अपने ही बाप की दुश्मन बन गई। अब ये हम
भी उनको देख पाते हैं, जो कि यानजियांग के कमरे से शोर शराबे की आवाज सुनकर वहाँ पर पहुँच चुकी थी। वो काफी ज्यादा पैनिक होकर यानजियांग से पूछ रही थी कि यंग मास्टर आप ठीक तो हो ना? जिस पर यानजियांग जवाब देते हुए बताने लगा कि हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर फिलहाल हमें इस बंदी की फिक्र करनी चाहिए। इसने तो यहाँ आकर मुझे जान से मारने की कोशिश की। ये तो अच्छा हुआ कि हमें ऑलरेडी इसकी सच्चाई पता थी, वरना तो मैं इसके हाथों धोखा खा जाता। उतने में ही मिस हान उससे कहती है कि यानजियांग तुम्हें शायद अपनी पावर्स पर कुछ ज्यादा ही घमंड है, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, आज न कल तो मारा जाएगा। जो सुनते साथ ही बियुन ने उस बंदी पर अपनी एनर्जी से अटैक करते हुए उसे बेहोश कर दिया। वहीं पर वो यानजियांग से कह रही थी कि आप हान की टेंशन मत लीजिए, मैं इस गद्दार को खुद ही हैंडल करूंगी। पहला तो इसने हमारे फादर को खत्म करने की कोशिश की, और जब इसे अपना प्लान फेल होता हुआ नजर आया तब इसने आपको निशाना बनाया। जिस पर यानजियांग उसे बताता है कि तुम्हारी सिस्टर को किसी ने कंट्रोल किया है, वो खुद होकर ये सब नहीं कर रही। ये सुनकर तो बियुन काफी ज्यादा हैरान हो गई। जिसके बाद यानजियांग अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए मिस हान को चेक करता है, और यहाँ पर उसका अंदाजा पूरी तरह से सही था। वो बियुन को बताता है कि मैंने मिस हान के सी ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक किया, और वहाँ पर मुझे पपेट पैरासाइट के ट्रेसेस मिले। पपेट पैरासाइट का नाम सुनते ही बियुन तो काफी ज्यादा शॉक हो गई, क्योंकि ये चीज उसकी सिस्टर को काफी लंबे अरसे से कंट्रोल कर रही थी। वहीं पर यानजियांग उससे कह रहा था कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास भी एक ऐसी मेथड है जिसका यूज करके हम इसे कंट्रोल से बाहर ला सकते हैं। जिसके बाद यानजियांग अपनी सेंटीपीड का यूज करते हुए सीधे मिस हान की कॉन्शियसनेस में पहुंच गया। यहाँ पर यानजियांग ने अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए कुछ स्पेल कास्ट किए, जिसके बाद वो तुरंत ही मिस हान के माइंड स्पेस से बाहर आ जाता है। वो जिस सेंटीपीड को लेकर मिस हान के माइंड स्पेस में गया था, वहाँ मौजूद कंट्रोलिंग पैरासाइट उस सेंटीपीड में आ जाता है, तो यानजियांग ने तुरंत ही उसे क्रश कर दिया। वहीं पर बियुन यानजियांग का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी कि आप काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। हान इस कंट्रोलिंग टेक्निक की वजह से न जाने और किसे तकलीफ पहुंचाती, लेकिन आपकी वजह से अब हम पूरी तरह से सेफ हैं, तो क्यों ना हम हान को लेकर सीधे फादर के पास जाएं। जिसके लिए यानजियांग भी राजी हो गया। और अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि यानजियांग हान को लेकर राजा के चेम्बर में पहुंच चुका है। जब राजा को सच्चाई पता चली तब वो ज्यादा हैरान नहीं थे। वो कहते हैं कि मैं पहले से ही जानता था कि हान को कोई कंट्रोल कर रहा होगा, वरना मेरी बेटी कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती। आपने इसे कंट्रोलिंग टेक्निक से आजाद किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर यानजियांग कह रहा था कि आपको बचाना ही मेरा फर्ज है, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। खैर मुझे ऐसा लगता है कि अब आपने मिस हान से बात करनी चाहिए, उससे पूछिए कि उसे कंट्रोल करने वाला कौन था, ताकि हम अपने दुश्मन से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। और इतना कहते साथ ही यानजियांग ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए मिस हान को होश में लाया। वो बंदी तो यानजियांग और अपने फादर को सामने देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गई। उसे पता चल चुका था कि उसकी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है, इसीलिए वो अपने फादर से कहने लगी कि प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने आप पर जानबूझकर अटैक नहीं किया था। जिस पर राजा कहते कि हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें किसी ने यूज किया है, तुम्हारा इस्तेमाल करके कोई मुझे मारना चाहता था, तो मैं उस बंदे का नाम जानना चाहता हूँ। और इस बार मिस हान पूरी तरह से नॉर्मल थी, तो उसने तुरंत ही उस बंदे का नाम रिवील कर दिया। वो कह रही थी कि स्काई किंग आपको मारना चाहता है। स्काई किंग का जिक्र सुनते ही राजा तो काफी ज्यादा शॉक हो गए। अब मिस हान उन्हें अपनी कहानी बताने लगी। वो कह रही थी कि 2 साल पहले मैं जंगल में ट्रेनिंग के लिए गई थी, और उसी वक्त स्काई किंग ने अपने ट्रैप में मुझे फंसा लिया। वो चाहता था कि आपको खत्म करने में मैं उसकी मदद करूं, लेकिन इसके लिए मैंने मना कर दिया। तो उस बंदे ने मेरी बॉडी में पपेट पैरासाइट ऐड कर दिया, जिसके चलते मैं ना चाहते हुए भी उसकी गुलाम बन गई। दरअसल स्काई किंग का असली नाम है लिनशान, और राजा इस पर अब काफी ज्यादा भड़क गए थे। वो कह रहे थे कि एक सच्चा योद्धा कभी भी ऐसी हरकतें करके अपने ओपोनेंट को नहीं हराता। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मुझे खत्म करने के लिए वो बंदा मेरी ही बेटी का यूज करेगा। वहीं पर मिस हान कह रही थी फादर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी आपको धोखा देना नहीं चाहती थी। उतने में ही राजा उससे पूछने लगे कि बताओ तुम्हारे अलावा यहाँ पर और कौन है जो लिनशान के लिए काम करता। उसने तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर किसी और को भी जरूर रखा होगा। जिस पर मिस हान बताती है कि वो स्काई किंग काफी ज्यादा शातिर है। उसे लगा था कि अगर वो ज्यादा जासूस रखेगा तो आपको उन पर शक हो जाएगा, इसलिए उसने मेरे साथ सिर्फ हमारी रॉयल शेफ रखी ताकि इस काम में वो मेरी मदद कर पाए। तभी बियुन उसे गुस्से में सवाल पूछती कि बताओ फिर तुमने यंग मास्टर यानजियांग पर अटैक क्यों किया? क्या ये भी तुमसे उस स्काई किंग लिनशान ने करवाया था? जिस पर मिस हान बता रही थी हाँ बिल्कुल, स्काई किंग को डर था कि कहीं यानजियांग फादर को क्योर न कर दे। अगर ऐसा हुआ तो फिर उसका सारा प्लान खराब हो जाता। दरअसल वो बंदा हमारे कियान्यू कॉन्टिनेंट पर राज करना चाहता
है। इस पूरे कॉन्टिनेंट पर अपना डोमिनेंस साबित करके वो डार्क सोर्ड पवेलियन को कंट्रोल करेगा और यही वजह थी कि उसने मुझे यांजियांग को खत्म करने का हुक्म दिया। साथ ही साथ मिस हान ने अपने फादर को ये भी बता दिया कि स्काई किंग ब्लैक डीमन क्लैन के साथ मिला हुआ है। दरअसल ब्लैक डीमन क्लैन के लोग ही मुझे कैप्चर करके स्काई किंग के पास लेके गए थे। ब्लैक डीमन क्लैन का नाम सुनते ही यांजियांग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कहते हैं कि स्काई किंग मुझे मारने के लिए इतना ज्यादा उतावला है कि उसने डीमंस का साथ दिया। और उतने में यांजियांग ने उनसे एक सवाल पूछा। ओके दाई सीनियर, ये जिंगशियान नाम का बंदा क्या स्काई किंग के साथ है? जिस पर राजा बता रहे थे हाँ बिल्कुल, इस जिंगशियान को 1000 प्रिंस के नाम से भी जाना जाता है। इनफैक्ट तुम इसे स्काई किंग का डिसाइपल भी बोल सकते हो। मगर तुम इस प्रिंस जिंगशियान के बारे में क्यों पूछ रहे हो? जिस पर यांजियांग कह रहा था कि ब्लैक डीमन क्लैन का बंदा हमारे पैलेस में घुस गया था, मगर वो डीमन अपने मंसूबों में कामयाब हो पाई इससे पहले ही मेरे हाथों मारा गया। बाद में जब मैंने इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया तब मुझे पता चला कि वो प्रिंस जिंगशियान के लिए काम करता था। जिस पर किंग कह रहे थे कि आप तो टांग फैमिली के मेंबर हो। मेरे ख्याल से लिंगशान उन सभी लोगों को मारना चाहता है जो ग्रेट फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। अगर ग्रेट फैमिलीज के लोग 1 बाय 1 मारे गए तो लिंगशान का डोमिनेंस और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। फिर तो उसे इस मार्शल वर्ल्ड पर रूल करने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। लेकिन बस एक बार मेरी इंजुरीज हील हो जाए फिर तो मैं उस लिंगशान के ख्वाबों को चकनाचूर कर दूंगा। तो यांजियांग उन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगा कि बस 6 महीनों के अंदर ही आप पूरी तरह से रिकवर हो जाओगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि 6 महीनों के अंदर ही आपकी स्ट्रेंथ पूरी तरह से रिस्टोर हो जाएगी। जिस पर राजा कह रहे थे कि हाँ मुझे भी आपकी काबिलियत पर पूरा यकीन है। उतने में ही बियुन अपने फादर से पूछने लगी कि बताए फिर हान के साथ क्या किया जाए। तो राजा कह रहे थे कि जैसी बियुन वैसी ही हान भी मेरी बेटी ही है। उसने जो कुछ भी किया उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं हान को माफ करूंगा। मगर हान ने आप पर भी अटैक किया था, तो अगर इसे कोई पनिशमेंट देनी है तो इसका फैसला आप कीजिए। तो मिस हान पैनिक होकर यांजियांग के सामने अपना सिर झुका देती है। उससे कह रही थी कि प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। मैंने तो बस उस लिंगशान के कंट्रोल में आकर ही आप पर हमला किया था। जिस पर यांजियांग कह रहा था कि मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है, तो क्या तुम 3 सालों के लिए मुझे सर्व करने के लिए तैयार हो? जैसे ही 3 साल पूरे हो जाए मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। ये सुनकर बियुन तो काफी ज्यादा हैरान हो गई। वहीं पर मिस हान ने तुरंत ही यांजियांग को हाँ बोल दिया था। दरअसल यांजियांग ने इस बंदी को अपने साथ रखने का डिसीजन इसलिए लिया था क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। इसकी ताकत का यूज करके यांजियांग अपनी वाइफ जीरुआन को भी प्रोटेक्ट कर सकता था। अब अगली सीन में हम देख पाते हैं कि यांजियांग कल्टीवेट करने बैठा हुआ है और इस बार वो सोड इंटेंट की 7वीं लेवल पर पहुंच चुका था, जिसे 7th हेवन सोड इंटेंट भी कहा जाता है। यांजियांग अपनी प्रोग्रेस से काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि मेरी स्ट्रेंथ और ट्विन विंग थंडर लायन की एसेंस को कंबाइन किया जाए तो मैं किसी भी पावरफुल कल्टीवेटर को हरा पाऊंगा। अब तो मैं इतना पावरफुल हो चुका हूँ कि मेरे पुराने दुश्मन टियानशी का मुकाबला कर पाऊँ। वो दिन अब दूर नहीं जब टियानशी मेरे हाथों मारा जाएगा। अब जैसे यांजियांग अपने रूम से बाहर आया उसने देखा कि मिस हान वहीं पर उसका इंतजार कर रही। अब वो उसकी असिस्टेंट बन चुकी थी, इसलिए यांजियांग जहाँ जाएगा वहाँ पर मिस हान को भी जाना पड़ेगा। तो अब यांजियांग मिस हान को लेकर सीधे राजा के पास पहुँच गया। यहाँ पर यांजियांग ने अजूर लोटस रिवाइवल टेक्निक का यूज करते हुए राजा को दोबारा से हील करना शुरू कर दिया था। भले यांजियांग की मेथड काफी ज्यादा पेनफुल थी, मगर इसने राजा के पेट्रिफिकेशन डिजीज पर गहरा असर किया। अब तो काफी आसानी के साथ अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते थे। यांजियांग उनसे कह रहा था कि आप तो हेवन शैटरिंग किंग के नाम पर पूरी तरह से खरे उतर रहे हैं। आपकी इनर स्ट्रेंथ काफी गजब की है, इसी वजह से मेरी ट्रीटमेंट आप पर जल्दी से असर कर रही। लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, इसलिए हमें आपको जल्दी से रिकवर करना होगा। वहीं पर राजा भी यांजियांग के हार्ड वर्क के लिए उसका शुक्रिया अदा करने लगे। तो यांजियांग उनसे कहता है कि आपको हील करना ही मेरा फर्ज है। वैसे मुझे आपसे कुछ स्पेशल हर्ब्स के बारे में पूछना था। अगर आपके पास ब्लड लिंगजी, टर्टल शेल और ब्लड ड्रैगन मैरो होगा तो मुझे उन चीजों की जरूरत पड़ेगी। इन चीजों को रिफाइन करके मैं आपके लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन एलिक्सर बना सकता हूँ। उस एलिक्सर को कंज्यूम करने से आपकी हीलिंग इफेक्ट और भी ज्यादा इनहांस होंगे। जिस पर राजा कह रहे थे यंग मास्टर आप जिन भी हर्ब्स का नाम ले रहे हो काफी ज्यादा रेयर है, फिलहाल तो हमारे पैलेस में अवेलेबल नहीं है। लेकिन 3 दिनों के अंदर ही कियानी सिटी में एंशिएंट मेडिसिन एक्सचेंज होने वाला है, तो मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ आपको ये हर्ब्स जरूर मिलेंगे। अब हमें 3 दिनों बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर यांजियांग और मिस हान मार्केट की तरफ जा रहे थे। राजा उन्हें बता रहे थे कि तुम दोनों को काफी संभाल कर रहना होगा, गलती से भी अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज मत करो वरना स्काई किंग के लोग तुम पर अटैक कर सकते हैं। जिस पर यांजियांग राजा से कह रहा था कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम बिल्कुल भी अपनी पहचान को रिवील नहीं करेंगे, हमें तो बस
बस वहाँ से हर्ब परचेस करके वापस आना है। जिसके बाद मिस हान और यान जियांग एक मार्केट में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर मिस हान यान जियांग को बता रही थी कि बस यहाँ से थोड़ी दूरी पर 1000 ब्लेड पैलेस है। मेडिसिन एक्सचेंज को वहीं पर ऑर्गेनाइज किया गया, जिस पर यान जियांग कह रहा था कि वहाँ जाने से पहले मैं इस मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अगर वो हर्ब्स हमें यही बाहर मिल गई तो हमारा मसला ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। मगर कई सारे शॉप्स पर जाने के बाद भी यान जियांग को खाली हाथ लौटना पड़ा। और उतने में यान जियांग नोटिस करता है कि उसके गले में पहना हुआ सोड इंटेंट ग्लो कर रहा। वो यान जियांग को कुछ बताना चाह रहा था, तो यान जियांग भी इस पेंडेंट की बात समझते हुए उस पूरे इलाके को चेक करने लगा। और यहाँ पर उसे स्पिरिट मैरो नजर आता है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन एलिक्सर बनाने के लिए उसके काम आ सकता था। लेकिन इस स्पिरिट मैरो को और भी कल्टीवेटर्स खरीदना चाहते थे। हालांकि इस स्पिरिट मैरो को खरीदने के लिए चौथे रैंकिंग के आइटम्स की जरूरत थी, जो कि इतनी इजीली किसी के पास अवेलेबल नहीं होते। इसलिए वो कल्टीवेटर्स उस बंदी पर चिल्लाने लगे। वो कह रही थी कि स्पिरिट मैरो इतना भी स्पेशल नहीं जो तुम इसके नाम पर हमें ठगने लग जाओ। और उतने में ही यान जियांग वहाँ पर पहुँच गया। उस बंदी से कह रहा था कि ये देखो, मेरे पास चौथे रैंकिंग की स्पिरिट पिल है, तो मैं इस पिल को ट्रेड करके वो स्पिरिट मैरो खरीदना चाहता हूँ। जिस पर वो बंदी कह रही थी कि मुझे स्पिरिट पिल को वेरीफाई करना होगा। अगर ये वाकई असली है तो ये स्पिरिट मैरो मैं आपको दे सकती हूँ। तो यान जियांग ने तुरंत ही अपनी स्पिरिट पिल उसके हवाले कर दी। वेल, इस बंदी का नाम था लिन क्यू, और स्पिरिट पिल को अपने हाथों में लेते साथ ही वो समझ गई कि ये पिल तो जेन्युइन है। इसलिए वो बंदी तुरंत ही यान जियांग को अपना स्पिरिट मैरो क्रिस्टल दे देती है। अब इनका ट्रेड तो पूरा हुआ था, लेकिन उनके वहाँ से जाने से पहले ही क्यानशान नाम का बंदा वहाँ पर पहुँच जाता है। वो यान जियांग से कह रहा था, लड़के उस क्रिस्टल को वहीं पर रख दे क्योंकि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। जिस पर यान जियांग कहता है कि इस क्रिस्टल का सौदा तो ऑलरेडी हो चुका, ये क्रिस्टल तो तुम्हारे हाथ से जा चुका है, तो क्यों ना तुम किसी और चीज की तलाश करो। मगर क्यानशान काफी ज्यादा घमंडी था। वो कह रहा था कि मुझे जो चीज चाहिए मैं उसे किसी भी कीमत पर हासिल करता हूँ। अगर तुम समझदार हो और अपनी भलाई चाहते हो तो जल्दी से वो क्रिस्टल मेरे हवाले कर दो, वरना बेवजह तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। इनफैक्ट मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। मगर यान जियांग अच्छे से जानता था कि ऐसे भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, इसलिए वो क्यानशान को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए मिस हान को लेकर वहाँ से निकल पड़ा, जो देखकर वो बंदा काफी ज्यादा भड़क जाता है। इसलिए उसने लिन के ऊपर ही अटैक करके अपना गुस्सा उतार दिया। वो लिन क्यू से कह रहा था कि उस क्रिस्टल को मैं खरीदना चाहता था, तो तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तू उस क्रिस्टल का सौदा करे? शायद तुझे अपनी जिंदगी से जरा भी लगाव नहीं, इसलिए तो तूने मुझे ऑफेंड किया। इधर यान जियांग समझ चुका था कि ये बंदा हद से ज्यादा बदतमीज है, तो इसे सबक सिखाना जरूरी होगा। इसलिए वो मिस हान से कहता है कि जाओ जाकर इस बंदे को इसकी औकात याद दिलाओ। इसे ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी गलतफहमी को दूर करो। इसलिए मिस हान तुरंत ही उस बंदे पर अटैक करने के लिए रवाना हो गई। मिस हान ने इस बंदे को एक जोरदार झापड़ा लगा दिया था, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। उस बंदे से पूछ रही थी कि बताओ तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे यंग मास्टर का अपमान करो? उस क्रिस्टल का सौदा ऑलरेडी हो चुका था, तो तुमने इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब दोबारा से हमारे सामने मत आना, वरना तुम भी कल का सूरज नहीं देख पाओगे। इधर यान जियांग मिस हान से कह रहा था कि अब हमने जल्दी से पवेलियन के लिए निकलना चाहिए। पता है कि यान जियांग मिस हान के साथ एक जेड वॉल के पास पहुंच चुका है, जहां पर ऑलरेडी कई सारे लोग मौजूद थे। तो यान जियांग भी क्यूरियस होकर मिस हान को इस जेड वॉल के बारे में पूछने लगा। तो मिस हान उसे बताती है कि ये क्यानशा पैलेस की एंशिएंट मेडिसिन वॉल है। ऐसा कहा जाता है कि इस मेडिसिन वॉल पर काफी पुरानी अनसॉल्व्ड मेडिकल मिस्ट्रीज लिखी गई है। तो कई सारे लोग इन केसेस को सुलझाने की कोशिश करते रहते, मगर आज तक ऐसे बहुत ही कम लोग पाए गए जिन्होंने एक्चुअल में इन केसेस को रिजॉल्व किया। जो भी कल्टीवेटर इन केसेस को सुलझाएगा उसे जेड वॉल की तरफ से एक स्पिरिचुअल ट्रेजर मिलेगा। यान जियांग को तो ये जेड वॉल काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगी, इसलिए वो मिस हान से कहता है कि मैं पास जाकर उसे चेक करना चाहता हूँ। इधर जेड वॉल के पास हम कुछ मास्टर्स को देख पाते हैं जो कि बिल्कुल भी इस मिस्ट्री को सुलझा नहीं पा रहे थे, इसीलिए उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ा। जो देखकर ही यान जियांग समझ गया कि इस जेड वॉल पर काफी क्रिटिकल मिस्ट्रीज होगी, इसलिए तो ये लोग फेल हो गए। अब वो काफी क्यूरियस होकर इस जेड वॉल को घूरने लगा, जो देख मिस हान कहती कि शायद आप भी इस एंशिएंट जेड वॉल को चैलेंज करना चाहते हो। जिस पर यान जियांग कह रहा था, हाँ बिल्कुल, मैं अपनी काबिलियत को आजमाना चाहता हूँ। और अब वो तुरंत ही वहाँ मौजूद एक एल्डर के पास चला गया। उनसे कह रहा था कि मेरे पास भी मेडिसिन का नॉलेज है, तो मैं इस एंशिएंट जेड वॉल को चैलेंज करना चाहता हूँ। जिस पर वो मास्टर कहते, बच्चे तुम इस जेड वॉल को फ्री में चैलेंज नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हें अपना कोई स्पिरिचुअल ट्रेजर यहाँ पर जमा करना होगा। जो सुनते साथ ही यान जियांग ने अपनी एक स्पिरिट पिल सीधे उस मास्टर के हवाले कर दी, और अब वो भी इस चैलेंज का हिस्सा बन चुका था। यान जियांग तो पहले उस जेड वॉल को काफी केयरफुली ऑब्जर्व
ऑब्जर्व करता है। अब वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे जिन्हें पता है कि इस जेड वॉल की मिस्ट्रीज को कोई भी सुलझा नहीं सकता, इसलिए वो यान जियांग का मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि देखो, बंदा तो सीधे 5वें रैंकिंग के डिफिकल्ट केस को सुलझाना चाहता है। बड़े बड़े हीलर्स भी इन केसेस के सामने फीके पड़ जाते, तो पता नहीं ये बंदा इसे सॉल्व कैसे करेगा। इसकी शक्ल देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इसके पास मेडिसिन का कोई नॉलेज होगा। शायद ये बंदा यहाँ पर बस एक अटेंशन हासिल करने आया है। यहाँ पर यान जियांग उसे दी हुई केस मिस्ट्री के बारे में सोच रहा था। यहाँ पर जेड वॉल ने यान जियांग को एक सवाल पूछा कि अगर कोई बंदा काफी पावरफुल बॉडी के साथ पैदा हुआ लेकिन उसकी बॉडी के अंदर यिन यांग का इम्बैलेंस था, इस यिन यांग के असंतुलन की वजह से अब उस बंदे के पास बस 3 साल ही बाकी है। 3 सालों के बाद वो मारा जाएगा, तो बताओ बंदा खुद के लाइफ स्पैन को एक्सटेंड कैसे करेगा। इस सवाल से यान जियांग भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। वो कहता है कि वाकई 5वीं रैंकिंग के केसेस तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हैं। तो अब इस मिस्ट्री को रिजॉल्व करने के लिए यान जियांग सीधे अपने माइंड स्पेस में चला गया। वो कह रहा था कि अगर किसी बंदे के पास बहुत ही पावरफुल और चार्मिंग बॉडी है और अगर उसका यांग एसेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो वो 9 एक्सट्रीम हेवन डिफाइंग फॉर्मेशन का यूज करके उसे कंट्रोल कर सकता है। इस फॉर्मेशन की मदद से वो यिन यांग एनर्जी को रिवर्स करके अपने डेस्टिनी को बदल सकता है। इस रिवर्सल प्रोसेस में उसका यिन यांग पूरी तरह से बैलेंस होकर उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। अब यान जियांग के जवाब से ही जेड वॉल काफी ज्यादा ग्लो करने लगी। ये देखकर ही वहाँ मौजूद हर एक बंदा हैरान हो गया था और अब थोड़ी देर में उस जेड वॉल से एक स्पिरिचुअल ट्रेजर बाहर आ जाता है, यानी कि यान जियांग ने इस 5वीं रैंकिंग की मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया था। इससे ये बात साबित हो गई कि यान जियांग मेडिकल फील्ड का जीनियस था। वहीं पर मिसान भी खुश होकर यान जियांग को बताने लगी कि आपको जेड वॉल की तरफ से एक यिन यांग स्पिरिट पिल गिफ्ट मिली है, जिस पर यान जियांग कहता है कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि जेड वॉल के पास ऐसा पावरफुल ट्रेजर होगा। मैंने तो बस ऐसे ही इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था ताकि मैं अपने नॉलेज को चेक कर पाऊँ। जिसके बाद वो दिल ही दिल में कहने लगा कि इस यिन यांग स्पिरिट पिल का यूज करके मैं 01 की कंडीशन को ठीक कर सकता हूँ। अब ये दोनों वहाँ से जाने वाले थे कि तभी एक बंदा उनके सामने आ गया। इसका नाम था हुमिंग। वो कहता है, यंग मास्टर, मुझे खुशी हुई कि आपने जेड वॉल की मिस्ट्री को रिजॉल्व कर दिया। इससे ये बात साबित हो गई कि आपको मेडिसिन का काफी अच्छा नॉलेज है। दरअसल कल टियानशा हॉल में एक एंशिएंट मेडिसिन ऑक्शन होने वाला है, तो मैं उसी के लिए आपको इनवाइट करने आया हूँ। अब अगर बात यान जियांग की जाए तो उसे भी कुछ मेडिसिनल हर्ब्स की जरूरत थी, इसलिए वो हुमिंग के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद यान जियांग मिसान को लेकर एक इन में पहुंच गया। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई उन्हें फॉलो कर रहा है और उसका अंदाजा पूरी तरह से सही था, क्योंकि यंग मास्टर यानशान उसे फॉलो करते हुए सीन तक पहुंच चुका। ये वही बंदा है जिसने मैरो क्रिस्टल हासिल करने के लिए यान जियांग के साथ पंगे लिए थे, मगर मिसान ने इसकी काफी तगड़ी धुलाई करते हुए इसे अच्छे से सबक सिखाया। तो अब वो बंदा अपने चमचों के साथ रिवेंज लेने के लिए वापस आया था। वो अपनी चोटों को देखकर कहने लगा कि जल्दी से इस जगह को जलाकर राख कर दो। इसलिए ये लोग इस पूरी प्रॉपर्टी को जलाने के लिए अपना फ्यूल लेकर तैयार हो गए। यानशान कह रहा था कि उस बंदे ने मुझ पर हाथ उठाया था, तो अब उसे अपनी जान देकर इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। उसे पता ही नहीं कि उसने कितने भयानक बंदे के साथ पंगे लिए और उतने में मिसान पीछे से जाकर उसके एक बंदे की गर्दन चटका कर उसे खत्म कर देती है, जो देखकर ही यानशान उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कह रहा था कि एक तो तुमने मुझ पर अटैक किया और अब मेरे बंदों को भी मार रही हो। जिस पर मिसान कह रही थी कि शायद ये बात तुम्हें पता नहीं, ये फैंटेसी मैंशन मेरे फैमिली की प्रॉपर्टी है जिसे तुम जलाने निकले हो। मार्केट में मैंने तुम्हारी अच्छी खासी धुलाई की थी, लेकिन फिर भी उतने में तुम्हारा दिल नहीं भरा, इसलिए मरने के लिए दोबारा से यहाँ चले आए। अब मिसान की बातें सुनते ही यानशान थोड़ा सा पैनिक हो गया, इसलिए तुरंत ही पीछे हटते हुए अपने चमचों को हुक्म देता है कि जल्दी से इसे खत्म कर दो। जो सुनते साथ ही उनमें से एक बंदा तुरंत ही मिसान पर अटैक करने के लिए कूद गया। हालांकि मिसान अपनी फायर एनर्जी का यूज करते हुए उस पर एक ही स्लैश रिलीज कर देती है, जिसमें उस बंदे का काम तमाम हो गया था और अब यानशान के दूसरे चमचों को भी वो निपटा देती है। यानशान ने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि ये बंदी इतनी ज्यादा पावरफुल होगी, इसलिए वो डर के मारे पीछे हटते हुए कहने लगा कि मेरे पास आने की जरूरत भी मत करना। तुम्हें शायद पता नहीं, मैं ग्रेट फैमिली का यंग मास्टर हूँ। और तभी मास्टर हुई बीच में आ जाता है, जो कि इस यंग मास्टर का सर्वेंट था। वो यानशान को तसल्ली देते हुए कहने लगा कि आपको इस लड़की की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ से चले जाए और मैं इसे हैंडल कर लूंगा। जिस पर यानशान मास्टर हुई से कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि आप इस बंदी को जिंदा पकड़ो, मैं अपने हाथों से इसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर तो मिस हान की हंसी छूट गई। वो कह रही थी, यंग मास्टर, तुम्हारी ये ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं हो सकती। तुम्हें लगता होगा कि ये तुम्हारा मास्टर मुझे रोक पाएगा, लेकिन बस 2 मिनट यहाँ पर रुक जाओ और तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। इतना कहते साथ ही मिस हान ने अपने पावर का यूज करते उस मास्टर पर अटैक कर दिया। तब तक
मास्टर हुई ने भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पर एक जायंट एप को समन कर लिया, जो कि मिसान के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। इन दोनों के दरमियान एक जोरदार क्लैश हुआ था, लेकिन तभी मास्टर हुई को पता चल जाता है कि ये लड़की काफी ज्यादा पावरफुल है, उसका जायंट एप भी इसे हैंडल नहीं कर पाएगा। और होता भी बिल्कुल वैसे ही, मिसान ने उस जायंट एप की धज्जियां उड़ा दी, जिसके चलते वो मास्टर घायल होकर नीचे पटक जाता है। अब यहाँ पर वो यंग मास्टर यानशान से कह रहा था कि जल्दी से यहाँ से भाग जाए, तो यानशान भी जैसे तैसे वहाँ से भाग निकला। वो आया तो था मिसान को खत्म करने, लेकिन अब उसके ही जान पर बनाई है। मगर मिसान नहीं चाहती कि बंदा यहाँ से जिंदा वापस जा पाए, इसलिए उसने यानशान पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। हालांकि यानशान उस स्लैश अटैक के चलते घायल हो पाई, इससे पहले ही मास्टर हुई बीच में आ जाता है। उसने तुरंत ही मिसान के अटैक को काउंटर करते हुए यानशान को वहाँ से भागने का मौका दे दिया। और अब वो मिसान से कहने लगा कि तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, बताओ एग्जैक्टली तुम्हारी पहचान क्या है, तुम किस फैमिली से बिलोंग करती हो। जिस पर मिसान कह रही थी कि तुम्हारी उतनी औकात नहीं जो मैं तुम्हें अपनी असली पहचान बता सकूं, अगर सच बताओ तो तुम मेरे साथ फाइट करने के भी लायक नहीं हो। और इतना कहते साथ ही मिसान ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया, साथ ही साथ वहाँ पर उसका फायर फिनिक्स भी अपीयर हो चुका था। मिसान की इस टेक्निक को देखते ही मास्टर हुई कहने लगा कि ये तो ब्लेजिंग फ्लेम फैंटम है, यानी कि तुम ही डार्क सोर्ड पवेलियन की मशहूर फैंटम सोर्ड हो। तुम्हारी तलवारबाजी के टैलेंट को देखकर ही तुम्हें ये टाइटल दिया गया था। इसलिए मास्टर हुई तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया, क्योंकि उसे उसकी औकात पता चल चुकी थी। इधर मिसान ने क्रिम्सन फ्लेम सोर्ड स्ट्राइक को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वहाँ पर काफी तेज ऑरा फैलने लगी। और फिर जैसे ही मास्टर हुई अपने सामने देखता है, मिसान वहाँ से गायब थी। दरअसल मिसान उसके पीछे आ चुकी थी, और फिर जैसे उसने अपने हाथों से इशारा किया, उस मास्टर की बॉडी पर आग लग गई। मिसान की क्रिम्सन फ्लेम्स ने उस बंदे को बड़े ही ब्रूटली खत्म कर दिया था। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मिसान कितनी ज्यादा पावरफुल है। तो यानजियांग ने इसे अपनी असिस्टेंट बनाकर बिल्कुल भी कोई गलती नहीं की, ये बंदी उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। अब सीन शिफ्ट होकर हमें टियानशा पैलेस दिखाया गया, जहाँ पर एक बंदी अपनी स्पिरिचुअल बर्ड पर सवार होकर पहुंच चुकी थी। दरअसल ये बंदी यहाँ की हॉल मास्टर थी, तो उसके सिंहासन पर बैठते ही सभी लोग उसे रिस्पेक्ट देने लगे। वेल ये है टियानशा हॉल मास्टर किंग लियान। वो कह रही थी कि आज मैंने एक जीनियस के बारे में चर्चे सुने। ऐसा कहा जा रहा था कि उसने एंशिएंट मेडिसिन वॉल केमिस्ट्री को रिजॉल्व किया, लेकिन मुझे इन रूमर्स पर यकीन नहीं हो रहा। तो क्या ये बात सच है? तो होमिंग तुरंत ही सामने आकर उसे बताने लगा कि हाँ हॉल मास्टर, ये बात पूरी तरह से सच है। जब उस जीनियस ने जेड वॉल केमिस्ट्री को रिजॉल्व किया, तब मैं वहीं पर था। वो बंदा काफी ज्यादा यंग है, लेकिन फिर भी उसने जेड वॉल पर दी हुई टोटल 14 केसेस को रिजॉल्व कर दिया। इतना ही नहीं, 5वीं रैंकिंग की एक केस सबसे ज्यादा मुश्किल थी, उसे तो रिजॉल्व करने में उस बंदे को जरा भी वक्त नहीं लगा। जो सुनकर ही मास्टर किंग लियान भी काफी ज्यादा हैरान थी। वो कहती है कि उन मिस्ट्रीज को तो कोई एल्डर भी सुलझा नहीं सकता, तो फिर एक यंग लड़के ने उन्हें रिजॉल्व कैसे किया? जिस पर होमिंग कह रहा था कि यही बात मुझे भी समझ नहीं आ रही। अगर उसकी उम्र का अंदाजा लगाया जाए तो 20 साल से भी कम होगा। सच बताओ तो मुझे वो बंदा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने कल उसे हमारे टियानशा हॉल में इन्वाइट किया है। हमारे यहाँ होने वाले एंशिएंट मेडिसिन ऑक्शन का इन्विटेशन भी मैंने उसे दे दिया है। तो बस हॉल मास्टर को कल तक का इंतजार करना होगा। उसके यहाँ आते ही मैं आप दोनों की मुलाकात करवा दूंगा, जिसके लिए हॉल मास्टर भी राजी हो गई। और अब हॉल मास्टर किंग लियान सीधे हीलर युनडान से बात करने लगी। वो कह रही थी कि आप हेवन शैटरिंग किंग को हील करने की कोशिश कर रहे हो, तो बताएं क्या उनके पेट्रिफिकेशन डिजीज में कोई सुधार हुआ है? तो युनडान कहता है हाँ, उनकी तबीयत में अब काफी ज्यादा सुधार हो गया। दरअसल राजा को हील करने वाला मैं नहीं, बल्कि यंग मास्टर यानजियांग है। कमांडर बियोन उसे अपने साथ लेके आई थी, और वो बंदा वाकई काबिले तारीफ है। उस लड़के ने तो बहुत ही स्पेशल टेक्निक का यूज करके हेवन शैटरिंग किंग को हील करना शुरू कर दिया। दरअसल वो टेक्निक है अजूर लोटस रिवाइवल आर्ट, जो कि हमारे मेडिसिन हॉल की एक सीक्रेट टेक्निक है। अब ये सुनकर तो हॉल मास्टर किंग लियान काफी ज्यादा शॉक हो गई। वो कह रही थी कि अजूर लोटस रिवाइवल आर्ट को बहुत ही कम लोग परफॉर्म कर सकते। इस टेक्निक का यूज करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर और गहरे नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। खैर, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये यंग मास्टर यानजियांग फिलहाल कहाँ पर है? जिस पर युनडान जवाब देते हुए बताने लगा कि फिलहाल यंग मास्टर यानजियांग कियानी सिटी रवाना हो चुका, उसे कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स को कलेक्ट करना था। जिस पर हॉल मास्टर कह रही थी कि जेड वॉल भी इसी सिटी में मौजूद है। तो अब मुझे पूरा यकीन हो चुका कि जेड वॉल की मिस्ट्रीज को सुलझाने वाला कोई और नहीं बल्कि यानजियांग है। अब हमें सीधे अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर यानजियांग कियानी सिटी को एक्सप्लोर कर रहा था। तभी एक लड़की वहाँ पर पहुँच जाती है। दरअसल ये वही बंदी है जिसने यानजियांग
को अपना मैरो क्रिस्टल सेल किया था। वो यांजियांग से कहती, यंग मास्टर मुझे अभी पता चला कि आपकी मेडिसिनल एबिलिटीज कमाल की है, तो प्लीज आप आकर मेरे फादर को हील कीजिए, वो काफी ज्यादा बीमार है। वो बंदी तो यांजियांग से रिक्वेस्ट करने के लिए सीधा घुटनों पर आ गई। तो यांजियांग तुरंत ही उसे राइज करवाते हुए कहने लगा कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, आपके चेहरे पर से ही समझ आ रहा है कि आप अपने फादर को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो। आजकल के जमाने में तो बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की फिक्र करते, इसलिए मैं तुम्हारे फादर को बचाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। जो सुनते साथ ही वो बंदी खुश होकर यांजियांग को शुक्रिया अदा करने लगी, जिसके बाद यांजियांग और मिसान मिलकर उस बंदी के घर पहुंच गए। हालांकि उस कमरे में पाँव रखते ही यांजियांग को मेडिसिन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट आने लगा। यांजियांग तो सोच में पड़ गया कि आखिर इस कमरे से इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल क्यों आ रही है, मगर वो उस बंदी से इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछता। यहाँ पर वो बंदी उसे बता रही थी कि ये है मेरे फादर और ये काफी दिनों से बेहोश है। मैंने ऑलरेडी कई सारे हीलर्स से बात की और उन्होंने मुझे बताया कि इन पर कल्टीवेशन ने बैकफायर किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अब इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं। तो यांजियांग तुरंत ही जाकर उस बंदे की पल्सेस को चेक करने लगा, मगर उसे काफी देर तक कोई आराम महसूस नहीं हुई, इसलिए यांजियांग को इस बार चेकअप करने में काफी ज्यादा वक्त लग रहा था। और दिल ही दिल में सोचने लगा कि हेवन शैटरिंग किंग को भी एग्जामिन करने में मुझे इतना वक्त नहीं लगा था। आखिर मुझे इस बंदे की बॉडी से कोई ऑरा फील क्यों नहीं हो रही? अगर ये वाकई कोई कल्टीवेटर था तो इसकी बॉडी से स्पिरिचुअल ऑरा की कोई ना कोई ट्रेसेस मिलने चाहिए। और उतने में यांजियांग को उस बंदे की बॉडी से बहुत ही अलग सा एहसास हुआ। पर यांजियांग ने उस बंदी को बता दिया कि उसके फादर की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही, जिस पर वो बंदी जवाब देते हुए बताने लगी कि कुछ टाइम पहले ही मेरे फादर ने ब्लैक डेमन क्लैन के कुछ लोगों को मार दिया था। शायद उसी वक्त उस डिमोनिक एनर्जी ने इनकी बॉडी पर कब्जा किया होगा, वरना तो मेरे फादर कभी भी डिमोनिक पाथ को फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पर यांजियांग समझ गया था कि ये बंदी उससे झूठ नहीं बोल रही, इसलिए उसने तुरंत ही अपनी अजूर लोटस रिवाइवल आर्ट को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वहाँ पर अजूर लोटस ब्लूम होकर उस बंदे की बॉडी में जो भी डिमोनिक पावर थी उसे अपने अंदर खींच लेता है। बस थोड़ी देर में ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई। साथ ही साथ यांजियांग उस बंदी को बताने लगा कि अब तुम्हारे फादर पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। मैंने उनकी बॉडी में मौजूद डिमोनिक एनर्जी को पूरी तरह से मिटा दिया है। बस कुछ ही दिनों के आराम के बाद वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे। और उतने में उस बंदे को भी होश आ गया। वेल, इसका नाम था मास्टर जेंग और ये राइचस पाथ के फॉलोअर हैं। वो होश में आती ही अपनी बेटी को अपने पास बुलाने लगे। वहीं पर कियो भी खुश होकर अपने फादर को बताने लगी कि इन्हें यंग मास्टर ने आपकी जान बचाई। तो जेंग तुरंत उठकर यांजियांग का शुक्रिया अदा करने लगा। उतने में यांजियांग एक स्पिरिचुअल पिल को बाहर निकाल लेता है। वो जेंग को बता रहा था कि इसे कंज्यूम करते ही आपकी स्पिरिचुअल पावर काफी हद तक बढ़ जाएगी, तो आप इस पिल को कंज्यूम कीजिए और फिर मैं आपकी स्पिरिचुअल पावर को रिस्टोर करने में आपकी मदद करूंगा। जिसके चलते जेंग ने तुरंत ही उस पिल को कंज्यूम किया। साथ ही साथ यांजियांग भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उन्हें दोबारा से हील करने की कोशिश करने लगा। इस प्रोसेस में वो चाहता था कि जेंग की स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से रिस्टोर हो जाए। अब यांजियांग इस हीलिंग प्रोसेस में बिजी था कि तभी मिसान को किसी के चिल्लाने की आवाज आई। उसने देखा कि कुछ लोग कियो के घर के सामने पहुंच चुके हैं, इसलिए यांजियांग मिसान से कहने लगा कि तुम बाहर जाकर इनसे निपट लो, पता करो ये लोग कौन है और हमें फॉलो क्यों कर रहे हैं। जो सुनते साथ ही मिसान तुरंत ही कमरे से बाहर आ गई। उसने देखा कि यानशान अपने कुछ चमचों को लेकर वहाँ पर आ चुका है। तो मिसान उससे कहने लगी कि कल रात ही मैं तुम्हें खत्म करने वाली थी, अगर वो तुम्हारा मास्टर बीच में नहीं आता तो शायद तुम मारे जाते, मगर तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम दोबारा से मुंह उठाकर यहाँ पर चले आए। जिस पर यानशान कह रहा था कि मौत तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन फिर भी अभी तक तुम्हारी अकड़ कम नहीं हो रही। तुम बस देखती जाओ आज कैसे मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दूंगा। आज के बाद तुम कभी भी किसी यंग मास्टर को ऑफेंड करने की हालत में नहीं रहने वाली। जो सुनते साथ ही मिसान ने वहाँ पर एक बाउंड्री लाइन क्रिएट कर ली। वो कह रही थी कि जो भी इस लाइन को पार करके अंदर आएगा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाली। उस बंदे पर कोई रहम दिखाया नहीं जाएगा, इसलिए अभी भी वक्त है, पीछे हट जाओ। लेकिन यानशान कहा है उसकी बात मानने वाला था। वो तो अपनी सिपाहियों को हुक्म देने लगा कि जल्दी से जाकर इस बंदी को सबक सिखाओ। जो सुनते साथ ही उसके दोनों चमचों ने मिसान पर हमले करना शुरू कर दिए। अब यहाँ पर मिसान को आ गया था गुस्सा, इसलिए वो तुरंत ही अपनी सोड को समन करते हुए उनके अटैक पर अपना एक स्लैश अटैक रिलीज कर देती है, जिसके चलते उन दोनों के अटैक एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो गए। साथ ही साथ वो दोनों बंदे काफी पीछे की तरफ पुश हो चुके थे। अब मिसान की पावर देखते साथ ही उनमें से एक बंदा कहने लगा कि इस बंदी से हमें बच के रहना होगा, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। जिस पर मिसान कह रही थी कि अच्छा हुआ तुमने ये अंदाजा लगा लिया, मरने से पहले पता होना चाहिए कि तुम्हारा अपोनेंट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और इतना
कहते साथ ही मिसान ने उन दोनों पर हमला कर दिया, जिसके चलते वो दोनों बंदे खुद को डिफेंड कर पाए इससे पहले ही मारे गए। ये सब देखकर तो यानशान के होश ही उड़ गए थे। साथ ही उसके साथ जो 2 सोल्जर्स आए थे वो भी डर के मारे पीछे हटने लगे। मगर यानशान उनसे कह रहा था कि तुम लोग इतने ज्यादा कायर हो कि एक बंदी को खत्म करने के लिए इतना सोच रहे हो, जल्दी से जाकर उस पर हमला करो। मगर तब तक मिसान ने उन पर एक स्लैश अटैक रिलीज कर दिया था, तो दोनों बंदे अपने यंग मास्टर को बचाने के लिए सामने आ जाते हैं, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार क्लैश होकर वो दोनों बंदे घायल होकर पीछे की तरफ पटके गए। यानशान तो उनकी हालत देखकर और भी ज्यादा पैनिक हो रहा था। उतने में ही मिसान उससे कहने लगी कि यानशान, मैं चाहती हूँ कि तू अपने बाप को यहाँ पर बुला ले। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो फिर मुझे तेरी गर्दन धड़ से अलग करनी होगी। जो सुनते साथ ही यानशान डर के मारे अपना आर्टिफैक्ट बाहर निकाल कर अपने फादर को पैगाम भेजने लगा। वो कह रहा था, फादर प्लीज यहाँ आकर मुझे बचा लीजिए वरना ये बंदी मुझे मार देगी। इधर कमरे में यानजियांग मिसान के वापस आने का इंतजार कर रहा था। वो क्यू से कहता है, पता नहीं मिसान अभी तक वापस क्यों नहीं आई। जिस पर क्यू कह रही थी कि मैं अभी बाहर जाकर चेक करके आती हूँ, लेकिन इसके लिए यानजियांग ने मना किया। वो कह रहा था कि बाहर खतरा हो सकता है, इसलिए तुम यहीं पर रुक के अपने फादर का ख्याल रखो। और अब यानजियांग सीधे मिसान के पास पहुँच चुका था। वो उससे पूछ रहा था कि बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। जिस पर मिसान कहने लगी कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बस कुछ मक्खियाँ बेवजह यहाँ पर भिन-भिना रही थी, लेकिन थोड़ी देर में मैं उन्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। तब तक यानशान का फादर जिंग वानशी वहाँ पर आ चुका था। वो अपने बेटे से पूछ रहा था कि बताओ तुम्हें परेशान करने की जरूरत किसने की। जो सुनते साथ ही यानशान सीधे घुटनों पर जाके रोने लगा। वो कह रहा था कि ये लड़की और उसका बॉयफ्रेंड मिलकर बेवजह हमें तंग कर रहे हैं। इस बंदी ने तो मेरे सभी सिपाहियों को खत्म कर दिया। हमारे जिंग फैमिली के कई सारे पावरफुल लोग इस बंदी के हाथों मारे जा चुके, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ही इसे सबक सिखाए। जो सुनते साथ ही जिंग वानशी मिसान पर चिल्लाने लगा। वो कह रहा था, शायद तुम जानती नहीं, हम ग्रेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। जल्दी बताओ तुमने मेरे बेटे को बेवजह तंग क्यों किया। जिस पर मिसान कह रही थी, वानशी तू भी अच्छे से जानता है कि तेरा बेटा कितना बड़ा कमीना है। मैं अच्छे से जानती थी कि स्काई किंग का तुझे सपोर्ट है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तू कियानी सिटी पर हुकूमत करे। भले ही तेरी जिंग फैमिली से बाकी लोग डरते होंगे, लेकिन मुझे तेरे से कोई डर नहीं। अगर मैं चाहूँ तो एक ही सेकंड में तेरी पूरी जिंग फैमिली का सफाया कर दूं। जो सुनते साथ ही वानशी के साथ आया हुआ एल्डर मिसान पर काफी ज्यादा भड़क गया। इस बंदे का नाम था एल्डर लाओ और ये जिंग फैमिली का वफादार है। वो मिसान से कह रहा था कि तुम हमारी जिंग फैमिली को इस तरह से जलील नहीं कर सकती। पहला तो तुमने हमारे ढेर सारे लोगों को खत्म कर दिया और अब हमारे क्लैन लीडर पर उंगली उठा रही हो। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। और इतना कहते साथ ही एल्डर लाओ ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वो हवा में फ्लोट करते हुए मिसान पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। अब यहाँ पर मिसान कोई एक्शन ले पाए इससे पहले यानजियांग सामने आ जाता है। उसने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए ट्विन विंग्स थंडर लायन को समन कर लिया था। तो यानजियांग का थंडर लायन एक ही सेकंड के अंदर एल्डर लाओ के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखते साथ ही एल्डर लाओ भी थोड़ा सा परेशान हो गया। वो अमेज होकर कहने लगा कि इस बंदे का थंडर लायन तो कमाल का था, इसने बड़ी ही आसानी के साथ मेरी स्ट्राइक को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं पर यानजियांग का अटैक अभी तक खत्म नहीं हुआ था। उसने तुरंत ही थंडर फ्लैश टेक्निक का यूज करते हुए एल्डर लाओ पर हमला कर दिया, जिसके चलते वो मास्टर बुरी तरह से घायल होकर वहीं पर मारा गया। अभी देखकर वानशी और यानशान काफी ज्यादा परेशान हो गए। यानशान हैरान होते हुए कहने लगा कि एल्डर लाओ इस सिटी के एक टॉप कल्टीवेटर माने जाते थे। इस सिटी में कोई ऐसा जीनियस नहीं था जो कि इनके सामने टिक पाए, मगर फिर भी इस बंदे ने अपनी एक ही स्ट्राइक में उनका काम तमाम कर दिया। पता नहीं ये बंदा कौन से क्लैन से बिलोंग करता है। यहाँ पर वानशी भी यानजियांग की पावर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो तुरंत ही यानजियांग से पूछता है कि बताओ तुम कौन हो। जिस पर यानजियांग कह रहा था कि पहला तुम बताओ तुम आखिर हो कौन, हमारे लिए बेवजह मुश्किलें खड़ी क्यों कर रहे हो। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि मैं इस सिटी की ग्रेट फैमिली यानी कि जिंग फैमिली का हेड हूँ और मेरा नाम है जिंग वानशी, अब जल्दी बताओ तुम कौन हो। जिस पर यानजियांग कह रहा था कि तेरी इतनी औकात नहीं कि मैं तुझे अपना नाम बताऊं। जो सुनते साथ ही वो बंदा तो गुस्से में बौखला गया। वो कह रहा था, बच्चे अगर ज्यादा बदतमीजी करेगा तो मैं यही तुझे खत्म कर दूंगा।
उतने में ही मिस हान अपना नकाब हटाते हुए वांशी से कहने लगी कि जरा मुझे गौर से देखो, क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? अब मिस हान का चेहरा देखते हुए बंदा डर के मारे पीछे हटने लगा। वो कह रहा था कि तुम तो डार्क सोर्ड पवेलियन की फैंटम हो, तुम्हें तो फैंटम सोर्ड शाह के नाम से भी जाना जाता है। सो अब वांशी को समझ आ चुका था कि वो मिस हान का मुकाबला नहीं कर सकता, मगर वो यहाँ से वापस जा पाए उससे पहले यहाँ पर एक और बंदा पहुँच जाता है। वो इन दोनों से पूछ रहा था कि बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वांशी तुरंत ही उसे बताने लगा कि यहाँ पर बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन हमने अपना आपसी मामला सुलझा लिया है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मगर सिटी लॉर्ड आन ने देखा कि वहाँ पर तो कई सारी लाशें पड़ी हैं, इसीलिए वो तुरंत ही वांशी से पूछने लगा कि बताओ यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या था, इतने सारे लोग अचानक से मारे कैसे गए? ये लोग किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तो मारे नहीं जा सकते, इसलिए अब तुम्हें सच बताना ही होगा। अब यहाँ पर वांशी तो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी मिस हान की असली पहचान जान चुका है। उसे अच्छे से पता है कि अगर इस मसले को यहीं पर रोका नहीं गया तो और भी लोग मारे जाएंगे। मगर यान शान यान जियांग और मिस हान से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो तुरंत ही सिटी लॉर्ड आन को बताने लगा कि इन दोनों लोगों ने मेरे सोल्जर्स पर हमला कर दिया। कल भी मार्केट में एक आर्टिफैक्ट को लेकर इन्होंने मुझे बुरी तरह से जलील किया था। हमारी फैमिली के 2 एल्डर्स इनके हाथों ब्रूटली मारे गए, इसलिए मेरे फादर इनसे बात करने आए थे ताकि वो इस मसले को खुद हल कर पाए, लेकिन इन दोनों ने उनकी बात नहीं सुनी। इतना ही नहीं, इन दोनों ने मिलकर हमारी जिंग फैमिली के एल्डर लाओ को भी ब्रूटली मार दिया। हमारे कियानी सिटी में आज तक ऐसी जुर्रत किसी ने नहीं की थी। अब यहाँ पर जिंग वांशी अपने बेटे को डांटने लगा। वो कह रहा था कि तुमने अपना मुंह बंद रखना चाहिए था, मैं बस चाहता हूँ कि इस मसले को सुलझाया जाए, लेकिन तुम्हारी वजह से अभी और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर सिटी लॉर्ड भी ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान था। वो कहने लगा कि जहाँ तक मैं जानता हूँ एल्डर लाओ जिंग फैमिली के मार्शल किंग थे, मगर तुमने उन्हें इतनी आसानी से मार दिया। जिस पर मिस हान कह रही थी कि अगर हम पर अटैक हो जाए तो क्या हम फाइट बैक नहीं कर सकते? अगर हम खुद के लिए स्टैंड भी ना ले पाए फिर तो इस दुनिया में जीना भी मुश्किल हो जाएगा। जिस पर सिटी लॉर्ड कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम डार्क सोर्ड पवेलियन की फैंटम सोर्ड हो, उनकी टॉप जीनियस होने की वजह से वो लोग तुम्हें जरूर से प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हुए मासूमों की जान लो। तुमने जिंग फैमिली के मासूम सोल्जर्स उनके एल्डर्स को खत्म कर दिया, साथ ही माफी मांगने की बजाय तुम उल्टा बदतमीजी कर रही, तो ऐसी तानाशाही मैं अपनी सिटी में नहीं होने दूंगा। तुमने जिंग फैमिली के एल्डर को मारना नहीं चाहिए था, इससे तो जिंग फैमिली पूरी तरह से कमजोर हो जाएगी। जिस पर मिस हान कह रही थी कि मैं कभी खुद होकर फाइट की शुरुआत नहीं करती। जिंग फैमिली का यंग मास्टर यान शान बेवजह ही हमसे पंगे ले रहा था, यहाँ तक कि उसने हमारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश की, तो अपने घर को बचाने के लिए मुझे इसके साथियों को मारना पड़ा। जिसके बाद वो यान शान से कहने लगी कि चलो मेरे सामने आकर अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करो, तुम्हारी वजह से यहाँ पर काफी सारे मसले हुए। जो सुनकर ही यान शान तो काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वहीं पर सिटी लॉर्ड को भी मिस हान की ये बात जरा भी पसंद नहीं आई। वो कह रहा था कि इस कियानी सिटी पर तुम्हारा हुक्म नहीं चलेगा, यहाँ पर कौन जिएगा और किसे पनिशमेंट मिलेगी इसका डिसीजन तुम्हारे हाथ में नहीं, बल्कि ये फैसला तो मैं करने वाला हूँ। अब यहाँ पर यंग मास्टर यान शान को पता चल चुका था कि उसका बाप तो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, मगर इस सिटी लॉर्ड जरूर करेगा। इसीलिए वो तुरंत ही सिटी लॉर्ड के सामने नील डाउन करते हुए कहने लगा कि प्लीज मेरी मदद कीजिए। इस फैंटम सोर्ड शाह और उसके साथी ने मिलकर हमारी जिंग फैमिली को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। हमारे पास तो अब ऐसा कोई नहीं जो हमारी जिंग फैमिली को इंसाफ दिला पाए, इसीलिए मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप ही मेरी फैमिली को जस्टिस दिलाए। वहीं पर वो बंदा कह रहा था कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इस सिटी का लॉर्ड हूँ, तो यहाँ के हर एक मसले को सुलझाना मेरा फर्ज है। यहाँ पर जो भी गलत काम करेगा उसे पनिशमेंट जरूर मिलेगी। जिसके बाद वो मिस हान से कहने लगा कि मैं तुम्हारे डार्क सोर्ड पवेलियन की इज्जत करता हूँ और तुम वहाँ के टॉप जीनियस होने की वजह से मैं तुम्हारी इस गलती को माफ कर दूंगा, लेकिन आइंदा से कभी कोई हरकत मत करना जिसके चलते मुझे तुम्हें पनिश करना पड़े। खैर तुम्हारा मसला तो हल हो गया, लेकिन मैं तुम्हारी इस कंपेनियन को माफ नहीं कर सकता, इसे तो तुरंत ही अरेस्ट किया जाएगा ताकि इसे इसकी गलती का एहसास हो जाए। अब यहाँ पर सिटी लॉर्ड के सिपाही यान जियांग को कैप्चर करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, मगर तभी मिस हान बीच में आ जाती है। वो कह रही थी कि मेरे होते हुए यंग मास्टर यान जियांग को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। साथ ही साथ वो यान जियांग से कहने लगी कि प्लीज आप यहाँ से चले जाएं, मैं
मैं इन लोगों को आसानी के साथ रोक लूंगी। हालांकि यान जियांग ने वहाँ से भागने से मना किया। वो कह रहा था कि इन लोगों ने बेवजह हमसे पंगे लिए और अब जानबूझकर सारा इल्जाम हम पर लगा रहे। तो इस मसले को हल करने के बगैर मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। अब हम दोनों मिलकर इनका मुकाबला करेंगे ताकि इन्हें भी रियलाइज हो जाए कि इन्होंने गलत लोगों से पंगे लिए थे। तो इस तरह से यान जियांग और मिस हान मिलकर इन सिपाहियों के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गए। सिटी लॉर्ड को अभी तक इनके पावर्स का अंदाजा नहीं था। मेरे ख्याल से वो अगले एपिसोड तक हो जाएगा और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।